पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बायतियान मास्टर लू फेंग के पास आ गया होता है। वहां आने के बाद वो उसे ऑक्शन में जितनी भी चीज उन्होंने खरीदी थी वो सारी चीज दे देते हैं। साथ ही उन्होंने उससे ये भी कहा था कि उन्हें अब यहाँ से हान फैमिली के पास जाना है ताकि वो उनके पास जाकर जो 80 मिलियन सोने के सिक्के हैं वो वापस ला सके। इसलिए बायतियान उनके साथ हान फैमिली के पास जाता है और वहाँ पर हान फैमिली के दोनों जो भाई होते हैं उन्हें काफी बढ़िया तरीके से मजा चखाता है और उन्हें मजा चखाने के बाद वो हान फैमिली के ट्रेजर हाउस के अंदर जा घुसा था, जहाँ पर उसे बहुत सारे सोने के सिक्के दिखाई देते हैं। इसलिए वो सभी सिक्कों को लेने की तैयारी करने लगता है, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। बायतियान को उस ट्रेजर हाउस के अंदर एक जेड का टुकड़ा दिखाई देता है, जिसे देखकर तो वो हैरान रह चुका था क्योंकि उस जेड का आधा टुकड़ा उसके पास पहले से ही मौजूद था। वो उन दोनों को वहां पर जैसे ही मिलाता है वो जेड पूरी तरह से मुकम्मल हो चुका था। ये देखकर तो बायतियान एकदम ज्यादा हैरान रहता है कि हान फैमिली के पास तो बहुत ही ज्यादा खास चीज थी। न जाने कब से मैं इस जेड के आधे टुकड़े को ढूंढ रहा था और वो देखो मुझे यहाँ पर मिल गया, ये तो कमाल ही हो गया। जिसके बाद लिंगर वहां पर बहुत ही सारा खाना खाकर और अपना पेट भरने के बाद बायतियान के पास आती है और उससे कह रही होती है, मास्टर मेरा पेट तो भर गया, आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना, तब तक के लिए मैं आराम से सोने के लिए जा रही हूँ। इसलिए बायतियान भी अब सारा का सारा ट्रेजर हाउस खाली करने के बाद वहां से चला जाता है। इधर हम हान फैमिली के उसी भाई को देखते हैं जहाँ पर उसका तीसरा भाई आ चुका था। वो अपने भाई की ऐसी हालत देखकर एकदम ज्यादा हैरान रहता है कि यहाँ पर इसे हुआ क्या, इसकी ऐसी हालत किसने कर दी। तब एक सिपाही आकर उस तीसरे वाले भाई से कह रहा होता है, आपके इस भाई को नहीं बल्कि आपके दूसरे वाले भाई की भी बहुत बुरी हालत उस चोर ने कर दी है, उसने तो साथ ही साथ पूरा का पूरा ट्रेजर हाउस ही खाली कर दिया। जो सुनकर तो वो तीसरा भाई एकदम ज्यादा हैरान रह चुका था। जिसके बाद अब देखते ही देखते दूसरा वाला जो भाई होता है वहां पर अपना दम तोड़ देता है। वो तीसरा भाई तो एकदम हक्का बक्का रह चुका था, मेरी गैर मौजूदगी में बस एक ही रात के अंदर इतना बड़ा कांड हो गया यहाँ पर, जिसने भी किया है वो अपने दिन गिनना स्टार्ट कर दे, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। इधर हम बायतियान को देखते हैं जो उसी दोनों जेड को मिलाकर जो पूरा जेड बना था उस पे लिखावट को पढ़ रहा होता है ताकि उसे समझ सके कि आखिर इसमें क्या लिखा है, जिससे उसे पता चलता है कि ये तो एंशिएंट लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल तियानली ट्राइब के लोग किया करते थे। वो आगे बताता है, मेरे एंसेस्टर जिनसे ही मुझे पावर मिली है उन्होंने भी तियानली ट्राइब के बारे में बहुत सारी जानकारी निकाली थी और उन्हें तो इस टेक्स्ट को अच्छे से पढ़कर समझना भी आता था, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ खास चीज समझ तो नहीं आती, बस इतना समझ में आता है कि यहाँ पर किसी लीजी माउंटेन के बारे में लिखा हुआ है। इसलिए बायतियान कहता है कि मुझे कैसे भी करके जब मेरे पास थोड़ा टाइम बचेगा तो मुझे लीजी माउंटेन की तलाश करनी होगी ताकि मैं वहाँ पर जाकर देख सकूं कि आखिर ये जेड मुझे वहाँ पर क्यों ले जाना चाहता है। वहाँ जाकर ही मुझे इस जेड के बारे में और अच्छे से जानकारी मिल सकती है। जिसके बाद बायतियान वहाँ पर लुओ फेंग ने जो भी उसे चीजें दी थी उन्हें निकाल कर देख रहा होता है ताकि देख सके कि इसके अंदर कौन कौन सी खास चीजें जो उसके काम आ सकती है। उसे वहाँ पर ज्यादातर नॉर्मल पिल और स्टोन वगैरह ही दिखाई दे रहे होते हैं, लेकिन उनमें एक डब्बा रखा हुआ था। बायतियान जैसे उसे खोलता है उसके अंदर से एक फ्लेम पिल बाहर निकल कर आती है, जिसे देखकर तो बायतियान एकदम ज्यादा हक्का बक्का रह चुका था। बायतियान उसे देखकर कह रहा होता है, ये फिल तो वू जोंग लेवल वाले बंदे को भी बहुत ही ज्यादा तरीके से इंजर्ड कर सकती है। आखिर लुओ फेंग मास्टर ने मुझे ये पिल कैसे दे दी। मुझे तो लगता है कि लुओ फेंग ने अपना वू जोंग लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया होगा, इसलिए अब उन्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है। यही वजह थी कि उन्होंने इतनी ज्यादा पावरफुल पिल को मुझे दे दिया। ये तो मेरे बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है, आगे चलकर मैं इसका जरूर इस्तेमाल करूंगा ताकि मैं अपने दुश्मनों का बहुत अच्छे से मुकाबला कर सकूं। कोई भी नहीं लगता कि मेरे सामने टिक पाएगा जब तक कि वो मास्टर लुओ फेंग या उससे आगे लेवल का ना हो। अब बायतियान रांझे के घर के पास आकर अपनी बहन के आने का इंतजार कर रहा होता है क्योंकि उसके घर पे ही रांझी और उसकी बहन जो सोने के लिए चले गए थे। जिसके बाद वहाँ पर वो दोनों बाहर निकल कर आते हैं। बायतियान की बहन उससे कह रही होती है, बायतियान तुम रात भर कहाँ थे, तुमने क्या क्या किया रात को। जिस पर बायतियान कहता है, नहीं नहीं कुछ ज्यादा खास काम तो नहीं किया, छोटे मोटे मैटर थे मैंने उसे सॉल्व कर दिया। इससे चलो अब काफी टाइम हो चुका है, मुझे तुम्हें और भी कुछ चीजें दिखानी है, मेरे साथ चलो। रांझी तो बायतियान को देखकर घबरा रही होती है क्योंकि उसने उससे कहा था कि आगे से उसे कोई ड्रामा नहीं करना है, वो बिल्कुल नॉर्मल तरह से ही आगे से रहेंगे। यही चीजें वो याद कर रही होती है। तब बायतियान की बहन उससे कहती है, रांझी क्या तुम भी हमारे साथ चलोगी। बायतियान देखो न जाने मुझे कहाँ ले जाना चाहता है, शायद वो अपने मास्टर से मुझे मिलवाना चाहता हो, मेरे ख्याल से तुम्हें भी मेरे साथ चलना चाहिए। लेकिन रांझी को पता था कि मैं उसके साथ जाऊंगी तो बायतियान मुझे फिर से दोबारा मिलेगा तो चिल्लाएगा, इसलिए वो वहाँ पर मना कर देती कि मुझे कुछ और काम है, मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम दोनों चले जाओ। लेकिन ये देखकर बायतियान की बहन समझ चुकी थी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो बायतियान को चिल्लाते हुए कह रही होती है, बायतियान तुमने क्या किया रांझी के साथ, वो तुम्हें देखते ही डर जाती है, जरूर तुमने कुछ ना कुछ तो उसके साथ किया है, इसलिए वो तुमसे ठीक तरह से बात भी नहीं कर रही और काफी डरी डरी रह रही है। लेकिन बायतियान उसे कोई जवाब नहीं दे रहा होता है। उसकी बहन उससे कहती है, देखो रांझी बहुत अच्छी लड़की है, अगर तुमने उसे छोड़ा या फिर तुम दोनों के बीच बहस हुई तो वैसी लड़की तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, तुम इसके लिए हमेशा से रिग्रेट करते रहोगे। मैंने रांझी के साथ बहुत टाइम बिताया, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी लड़की है, तुम्हें कभी धोखा नहीं देगी। लेकिन बायतियान अपनी बहन से कहता है, देखो मैंने कल्टीवेशन के सफर में अपना कदम बढ़ा दिया है,
यहाँ पर इमोशंस नहीं चलते। इमोशन ही लेके घूमते रहोगे तो तुम कल्टीवेशन पावर को कभी नहीं गेन कर पाओगे। इसलिए मुझे किसी इस तरह के बंधन में मत बांधो। इसलिए बातियन की बहन उससे कहती है तो तुम मुझे ये बता दो कि तुमने तो पिछले काफी टाइम में हर्ब्स वगैरह का इस्तेमाल तो किया ही नहीं, तब भी तुम एक 3 स्टार अल्केमिस्ट कैसे बन गए। जिस पर बातियन कह रहा होता है देखो तुम मेरी ही बहन हो ना, तब भी तुम्हें ये क्यों नहीं पता कि हमारी माँ जो है वो एक अल्केमिस्ट हुआ करती थी, उन्हीं का टैलेंट मुझ में आ गया होगा। इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी अल्केमी सीखते हुए एक 3 स्टार अल्केमिस्ट बन चुका हूँ। वैसे भी मैं जिन लोगों के साथ रहता हूँ वो लोग तो वैसे भी अल्केमिस्ट में काफी ज्यादा आगे निकल चुके हैं, वो लोग भी मुझे काफी चीजें सिखा देते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर 3 स्टार अल्केमिस्ट बहुत जल्दी बन गया। लेकिन फादर को इसके बारे में मत बताना कि मैं एक 3 स्टार अल्केमिस्ट बन चुका हूँ, मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ। मैं अभी इतनी जल्दी तो उन्हें अपनी पावर नहीं बताऊंगा जब तक कि मैं और ज्यादा पावरफुल ना बन सकूं। उसके बाद मैं उनके लिए बहुत ही अच्छा सरप्राइज देने वाला हूँ कि उनका बेटा बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका है। और अब यहाँ पर तुम्हारे सवाल खत्म हो गए होंगे तो हम दोनों यहाँ से आगे बढ़े कि या फिर तुम्हें और भी मेरा सवाल पूछते हुए मेरा टेस्ट लेना है। लेकिन उसकी बहन अब चुप हो जाती है, इसलिए वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ हम उस तीसरे भाई को देखते हैं जो अपने भाई के कॉफिन के ऊपर हाथ रखते हुए रो रहा होता है। वो पूरे गुस्से के साथ वहाँ पर कह रहा था जिसने भी ये किया है ना, मैं खून का बदला खून से ही लूंगा। उसकी मैंने जान नहीं ली तो मैं भी इस दुनिया में जिंदा रहने के लायक नहीं हूँ, मैं भी अपने भाई के साथ अपनी जान देना पसंद करूंगा। वो अपने सिपाही से कहता है जाओ दुनिया में जो भी खास से खास डिटेक्टिव हो या जो भी इंसान क्यों ना हो उन सभी को लगा दो, मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी देने के लिए तैयार हूँ। बस उस इंसान का मुझे पता चाहिए कि किसने मेरे भाई के साथ ऐसा किया, मैं उसे जिंदा ही चीर दूंगा, देखता हूँ मेरे चंगुल से कैसे बच सकता है। इधर हम बातियन को देखते हैं जो अपनी बहन के साथ एम्परर के पास आ गया होता है और उनसे कह रहा होता है आपको पता है ये मेरी बहन किंग लियान है, मैं इसे यहाँ पर आपसे मिलवाने के लिए लेकर आया हूँ। इसने कुछ ही दिन पहले अपना ब्रेक थ्रू किया है, इस वजह से इसके पास हेवनली ट्रिब्यूलेशन की फायर एलिमेंट की पावर आ चुकी। मैं यहाँ पर इसे इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि इसके पास हेवनली फ्लेम की तो पावर है लेकिन वुल्फ फ्लेम की पावर इसके पास नहीं है। अगर आप यहाँ पर इसकी मदद करते हैं तो ये अपने वुल्फ फ्लेम की पावर को भी ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो जाएगी। जिस पर एम्परर कह रही होती है तुम्हारी बहन तो ब्यूटी के साथ पावर भी लेकर बैठी है, काफी कम उम्र में इसने काफी अच्छी कल्टीवेशन पावर को ब्रेक थ्रू किया है, तो ठीक है इसे सुजाको हॉल के अंदर ले जाओ ताकि वो वहाँ पर प्रैक्टिस कर सके, मैं इसे वुल्फ फ्लेम फायर को सीखने में मदद करूंगी। जो सुनकर तो बातियन और उसकी बहन एकदम ज्यादा खुश हो जाते हैं कि यहाँ पर तो एम्पायर ने कितनी आसानी के साथ उसका ब्रेक थ्रू करवाने में हामी भर दी, एम्पायर तो सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी है। जिसके बाद बातियन अपनी बहन को सुजाको हॉल के पास लेकर जाने लगता है। वहाँ पर पहले से ही कई सारे डिसेबल आए हुए थे, वो तो बातियन को देखकर वहाँ पर जितनी भी लड़कियां होती है एकदम ज्यादा हैरान थी कि बातियन तो कितना ज्यादा सुंदर है, आखिर इतना सुंदर डिसेबल इस सेक्ट में कैसे हो सकता है। लेकिन उसकी सुंदरता जहाँ लड़कियां तारीफ कर रही होती है लड़कों को तो उससे जलन होने लगती है। वो बातियन से कह रहे होते हैं ए बातियन मैं यहाँ पर तुम्हें चैलेंज करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करोगे, हम भी तो देखें कि तुम्हारे पास कितनी ज्यादा पावर है। लेकिन बातियन उन लोगों से कह रहा था अरे जाओ जाओ मेरे पास टाइम पास करने का टाइम नहीं है, तुम जैसे कमजोर लोगों के साथ फाइट करके तो मेरा बस टाइम ही बर्बाद करने वाला है, इसलिए जाओ और दूसरे बंदों को ढूंढ लो फाइट करने के लिए। जो सुनकर तो चैंग नाम का डिसेबल पूरे गुस्से के साथ सुजाको हॉल के बीच में आ चुका था। वहां आने के बाद वो अपनी पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देता है ताकि बातियन से फाइट करते हुए उससे बता सके कि वो भी कमजोर नहीं, वो बातियन को उसकी औकात दिखा सकता है। वो जैसे बातियन के ऊपर अटैक करने वाला होता है बातियन तो बस एक ही हाथ से उसे वहां पर रोक लेता है और उससे कहता है क्या हुआ बच्चे, मैंने कहा था ना कि तुम बिल्कुल नल्ले हो, तुम मेरे सामने तो खड़े होने के लायक भी नहीं, तो तुम इससे फाइट करने के लिए कैसे आ गए। जिसके बाद तो उसने चैन को उठाकर वहां से दूर फेंक दिया था, जिस वजह से चैन की वहां पर पूरी तरह से हालत खराब हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि वो दोबारा कभी उड़ भी नहीं पाएगा। ये देखकर तो लड़कियां बातियन की और ज्यादा दीवानी हो जाती है कि बातियन के पास जितनी ज्यादा सुंदरता है उतना ही ज्यादा वो पावरफुल भी है। उसने तो इतने पावरफुल चैन नाम के डिसेबल को बस एक ही फाइट के अंदर उठाकर दूर फेंक दिया। काश ये बातियन हमारे साथ होता तो हमें तो मजा ही आ जाता। जिसके बाद बातियन वहां खड़े और डिसेबल से कह रहा होता है क्या कोई और भी मुझसे यहाँ पर फाइट करते हुए अपनी औकात देखना चाहता है तो आ जाओ। इसलिए वहां पर एक दूसरा डिसेबल आता है जिसका नाम त्यान था। वो बातियन से कह रहा होता है मैं यहाँ पर तुम्हें चैलेंज तो करूंगा लेकिन मैं यहाँ पर अपने वेपन का भी इस्तेमाल करूंगा, क्या तुम इसके लिए तैयार हो। जिसमें बातियन कह रहा होता है तुम्हें जिस चीज का इस्तेमाल करना है उस चीज का इस्तेमाल करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा जो हाथ है ना वो ही हथौड़ा है, मेरा हाथ ही मेरे लिए बहुत बड़ा वेपन है, मैं इसके अलावा किसी चीज का जल्दी इस्तेमाल भी नहीं करता। जो सुनकर त्यान कह रहा होता है बस बहुत हो गया, तुमने कुछ ज्यादा ही नहीं बोल लिया, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि बिना वेपन के फाइट करने का अंजाम क्या होता है। जिसके बाद वो अपने वेपन को बाहर निकालते हुए बातियन की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देता है ताकि वो बातियन के ऊपर अटैक कर सके। लेकिन बातियन तो यहाँ पर उसके वेपन से बच रहा होता है और उसने अपने हाथ का ही इस्तेमाल करते हुए उसके सारे अटैक को रोकना स्टार्ट कर दिया था। उन दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट हो रही होती है। त्यान का जो वेपन था वो एक भाला होता है जिसे उसने बहुत ही ज्यादा बड़ा कर दिया था, इतना बड़ा कि वो पूरे आधा बैटल एरिना कोई घेर रहे और उसका इस्तेमाल करते हुए वो बातियन के ऊपर अटैक कर रहा होता है। लेकिन बातियन तो बस एक हाथ और किक का इस्तेमाल करते हुए उस
बड़े वाले भाले को ही उठाकर दूर फेंक देता है। बातियान का तो यहाँ पर सच में कोई जवाब ही नहीं था, उसने तो धूल की तरह तियान को उठा कर फेंका होता है। तियान की वहाँ पर हालत खराब हो चुकी थी, इसलिए तियान वापस से अपने वेपन को छोटा कर लेता है और फिर से उसका इस्तेमाल करते हुए उसने बातियान के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन बातियान तो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इतना खतरनाक पे खतरनाक अटैक तियान के ऊपर कर रहा था कि तियान तो वहाँ पर फाइट को ठीक तरह से झेल ही नहीं पाता और वहाँ पर उसकी पूरी तरह से हालत खराब हो चुकी थी। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर